हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ईसीएस कंस्ट्रक्शन। और आज का सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। सोम के बारे में पढ़ेंगे, सोम के मतलब क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो ये क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब सेंट्रल लेवल से लेके स्टेट लेवल तक किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 70 से 80% यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, और जो नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो में डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक इज नोन एज। ये कह रहा है कि किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं और जो उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है विद इन द इलास्टिक, उसे क्या कहते हैं? ए मेलेबिलिटी, बी डक्टिलिटी, सी टफनेस या डी रेजिलियंस। दोस्तों इसका आंसर है डी रेजिलियंस। दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। वो कह रहा है कि शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो उसे क्या कहते हैं? ए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या डी टेंजन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शेयरिंग स्ट्रेन डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन होता है बी शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या दूसरा नाम इसका है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसलिए कंफ्यूज नहीं, अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी पूछा जाएगा तो वो भी सेम होगा, और शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पूछा जाएगा वो भी सेम होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। किसी भी कर्व के अंदर जो एरिया होता है, जो एरिया आता है उस वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बी टफनेस ऑफ मटेरियल, सी हार्डनेस ऑफ मटेरियल, डी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी टफनेस ऑफ मटेरियल। चौथा क्वेश्चन है द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि अगर किसी भी मटेरियल पर अगर स्ट्रेस आता है तो बहुत जल्दी एक्सटेंशन हो जाता है, बहुत जल्दी एक्सटेंड हो जाता है एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन लोड। बढ़ने से पहले, इंक्रीज इन लोड का मतलब ये है कि लोड बढ़ने से पहले वो एक्सटेंड हो जाता है बहुत जल्दी। तो उसको क्या कहते हैं? ए इलास्टिक लिमिट, बी प्लास्टिक लिमिट, सी ब्रेकिंग पॉइंट या डी यील्डिंग पॉइंट। तो दोस्तों जिसने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका आंसर है डी यील्डिंग पॉइंट। पांचवा क्वेश्चन है इन ए टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द टेंसाइल स्ट्रेन डैश डैश एज कम्पेयर टू द स्ट्रेन। वो पूछा है कि टेंसाइल टेस्ट अगर किया जाए तो जो मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस, जब मटेरियल पे स्ट्रेस आता है इलास्टिक लिमिट से हटके, तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है डिक्रीज होता है स्लोली, या बी इंक्रीज होता है स्लोली, या सी डिक्रीज मोर क्विकली, या डी इंक्रीज मोर क्विकली। तो दोस्तों इसका आंसर है डी इंक्रीज मोर क्विकली एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। ठीक है। छठा क्वेश्चन है विच मटेरियल हैज द हाइस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। कौन से मटेरियल की वैल्यू कौन से मटेरियल की हाइस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो का हाइस्ट वैल्यू क्या है? इनमें से कौन से मटेरियल की हाईएस्ट वैल्यू है पॉइजन रेशियो की? ए रबर, बी वुड लेस देन, सी कॉपर या डी स्टील। तो दोस्तों आप एक बार ध्यान रखिए, पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब अगर किसी भी बॉडी पर हमको लोड लगाते हैं तो वो इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होगा, लोड लगाएंगे तो धीरे 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 बढ़ेगा। तो आप ये सोच लो रबर पे भी अगर हम खींचेंगे तो रबर भी तो जल्दी वुड से, कॉपर से, डी स्टील से ज़्यादा जल्दी चेंज करेगा, शेप करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए जो जल्दी फ्लेक्सिबल है, जो जल्दी मतलब शेप चेंज कर लेता है, तो वो होता है ए रबर। और सबसे कम पूछा जाएगा, अगर सबसे कम लोएस्ट वैल्यू पूछा जाए तो वो होता है वुड। ठीक है, रबर का होता है 0.5। सातवां है द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ। ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल। जो आइसोट्रोपिक इलास्टिक लिमिट होता है उसके नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना होता है जो लॉ को फॉलो करता है? ए 3, बी 4, सी 21, डी 25। तो दोस्तों इसका आंसर ए 3। आठवां है द फोर्सेस एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन द फिगर बिटवीन इंटरव्यू। बोल रहा है जो ये फोर्सेस, जो ये फिगर्स दिख रहा है, जो इसमें फोर्सेस लग रहे हैं वो किस चीज़ को शो कर रहा है?
लोड लग रहा है इसका, देखो ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, दो अपोजिट डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक कंप्रेस, उसे क्या कहेंगे, ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बी टेंसाइल स्ट्रेस, सी शियर स्ट्रेस, या डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगते हैं तो वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दो सेम डायरेक्शन में अगर लगेंगे तो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी टेंसाइल स्ट्रेस। नवा क्वेश्चन है, ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ, एक मटेरियल को कब हम परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हैं, यदि ए इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, बी इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप पार्शली ऑन रिमूव ऑफ द लोड, या सी इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ऑल, या डी नन ऑफ दिस। तो एक मटेरियल को हम परफेक्टली इलास्टिक तब कह सकते हैं जब हम किसी भी बॉडी पे अगर हम लोड लगाते हैं और लोड लगाने के बाद हम उसको लोड अगर हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तब हम कहेंगे दिस इज ए परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका आंसर होगा ए इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड। बोला मैंने कि लोड जब हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। 10वां है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई विच इट कैन बी बीटन और रोल इनटू प्लेट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम पीट के रोल इनटू प्लेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसको हम प्लेट्स में ऐसे प्लेट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ए डक्टिलिटी, बी प्लास्टिसिटी, सी इलास्टिसिटी, या डी नन ऑफ दिस। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी गलत है, इसका आंसर है डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, अगर किसी भी बॉडी को हम पीट के रोल या प्लेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे दोस्तों मैलिएबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी में हम खींचते नहीं खींचता, और डक्टिलिटी का मेन है, डक्टिलिटी को हम रोल या प्लेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं डक्टिलिटी को। ठीक है, तो इसलिए अब खींचते हैं जब हम डक्टिलिटी में, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये अब टूटने वाला है, तो डक्टिलिटी ये शो करता है। बट मैलिएबिलिटी में क्या है, ये इसको पीटता है और ये प्लेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। 11वां है, ए मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ, एक जो मटेरियल है जो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस एट इट्स इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए स्ट्रेन यहाँ इक्वल हो, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस नॉट अपॉन ई, बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस नॉट अपॉन 2, या सी स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो अगर हम स्ट्रेन को यहाँ ले जाए, स्ट्रेस को यहाँ लाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम इसको ऐसा कहते हैं स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई एंस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये कह रहा है द सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस नॉट, तो इसका क्या है, इसने क्या कहा है, सिग्मा नॉट को सिग्मा की जगह में सिग्मा नॉट दिया हुआ है, तो पहला ए सही है, बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा नॉट अपॉन 2 ये भी सही है, सी स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी, जिसने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा होगा उसने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट जरूर करना, और दोस्तों जो नए यूजर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।